नमस्कार दोस्तों, माधवपाल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा जैसा कहना चाहिए कि समय मिल रहा है हम लोग बिल्कुल, मेरे पास अभी मैं खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे को जितना ज़्यादा समय मिलता है मैं उसका यही यूटिलाइज़ करता हूँ। और मेरा खुद 3 साल का बेटा है। फैमिली पे मैं ज़्यादा समय ना देने के नहीं दे करके आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से पढ़िए और हॉनेस्ट होकर पढ़िए। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम अभी राज व्यवस्था को या इंडियन पॉलिटी को या भारतीय संविधान को किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे ताकि वो पेपर में आए और पेपर में बने और एक अच्छा नंबर हम स्कोर कर सकें। एकदम दिमाग खोल के सुनिएगा। मैं जो राज व्यवस्था का कंटेंट आपको दूंगा या जो पढ़ाने वाला हूँ वो टोटल कंटेंट आपका 40 अध्याय में बटा हुआ है। कितने अध्याय में? 40 में। अब इस 40 अध्याय को मैंने क्या किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके इसको 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ए, बी, सी और डी, 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दिया। 40 अध्याय में बटा है। अपन क्या करेंगे, पार्ट ए अभी उठाएंगे और उस 10 पार्ट को पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद पार्ट बी उठाएंगे, फिर 10 पार्ट को ख़त्म करेंगे। पार्ट सी उठाएंगे, फिर 10 पार्ट में ख़त्म करेंगे। पार्ट डी उठाएंगे, फिर 10 पार्ट में ख़त्म करेंगे। मतलब एक एक पार्ट उठाने के बाद में उसको 10-10 लेसन में 10-10 अध्याय में ख़त्म करेंगे। ये तो हो गया आपका पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि संविधान या राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी अपने आप में एक सागर है और इसको उस तरीके से डील करेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो बन जाए। अब कैसे करेंगे देखिए, समझना। 4 भाग है ए बी सी डी, उसको अपन क्या करेंगे, 4 भाग में तोड़ने के बाद में 10-10 भाग अपन क्या है बांट देंगे। अब पहले भाग में मैं क्या रखा, जैसे भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1947। अब ये भी 2 भाग में है, एक तो कंपनी शासन का संवैधानिक विकास तथा एक दूसरा ताज का या क्राउन का या ब्रिटिश सरकार का या लंदन के सरकार का, ठीक है। तो ताज का शासन को हम लोग देखेंगे, इसमें एक संवैधानिक विकास कैसे हुआ। दूसरा, संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो देखेंगे। फिर संविधान सभा की प्रमुख समितियां देखेंगे। फिर संविधान का प्रमुख स्रोत देखेंगे। संविधान के जितने 22 भाग हैं, ये मूल 22 भाग हैं जो अभी वर्तमान में 25 भाग में काउंट करते हैं, मैं सब बताऊंगा, वो देखेंगे। फिर संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे, कितने प्रकार के अनुच्छेद है ना, वो सब अपन देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कैसे दिमाग में रखें। अनुसूचिया में कितनी अनुसूची है उसको देखेंगे। उद्देशिका, यही आपका प्रियम्बल कहलाता है और उद्देशिका भी बहुत डीप में घुस के पढ़ेंगे। शासन प्रणाली देखेंगे और राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे, ठीक। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया ये केवल आपका सिलेबस का जो राज्य व्यवस्था अपन डील करेंगे उसका पार्ट ए का ही कंटेंट है। ये जो सिलेबस मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो पार्ट ए का कंटेंट है। अब आपको पार्ट ए बी सी डी करके करने पर 40 कंटेंट आपको मेरे को डील कराना पड़ेगा। समझ रहे हो कितना कंटेंट? तो 40 कंटेंट मेरे को डील कराना पड़ेगा। समय को बर्बाद नहीं करते, सीधा क्या करते हैं अपन, पहला पॉइंट को उठाते हैं और भारत के संवैधानिक विकास को चालू कर देते हैं। किसको? भारत के संवैधानिक विकास को चालू कर देते हैं और इस पे देखते हैं कि कैसे संवैधानिक विकास भारत में हावी हुआ। एकदम दिमाग खोल के बैठना, फुल एनर्जी के साथ बैठना। और देखो भाई, बहानेबाज मेरे वीडियो से दूर रहें, जो बहाना मारते हैं उनसे नफरत करता हूं मैं। जब मैं इतने एग्जाम निकाला, इतने बार 4-4 बार CGPSC मेंस लिखा, असिस्टेंट ग्रेड 3 निकाला, लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाला, आपका TT का एग्ज़ाम मैंने निकाला और आपका नेट में तो एकदम मैं किनारे जाके कट गया है ना। नेट में मैं उसका तैयारी किया नहीं था। विभिन्न प्रकार के आप ग्रुप में देख रहे हो, डेली में भेज रहा हूँ, पोस्टर में देख रहे हो। मैं बहानेबाजी मारता तो ये मैं मेंस नहीं लिख पाता, 4 मेंस में नहीं लिख पाता, एग्ज़ाम नहीं दे पाता, है ना। अच्छे लोगों से मैं जुड़ नहीं पाता। तो बहानेबाजी दूर रहो बिल्कुल मेरे से, जो बहानाबाजी मारते हो, है ना। SSC CGL निकाला हूँ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मेंस निकाला हूँ, मेंस उसका, है ना। कुछ नंबर चूक गया है मेरा, लेकिन उसका सेकंड पेपर निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। IBPS एग्ज़ाम निकाला। तो ये सब कैसे बहानेबाजी से नहीं होता है ना। 9 एग्ज़ाम निकालने के बाद में मुझे अब समझ आता है कि वाकई में जो थोड़ा सा इच्छा शक्ति दिखा दे वो बहुत आगे चल देगा। आज मैं एक सोशल लाइफ हो गया हूँ, है ना। 8 घंटे की नौकरी, फिर बाल बच्चा, 3 साल का बेटा,
फिर फैमिली, सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा उसमें नहीं घुसते। सीधा आओ, आप क्या करते हैं, अपन भारत का संवैधानिक विकास है 1773 से 1947 तक, और फिर कंपनी का शासन देखते हैं, फिर ताज का शासन पूरा देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्या, कंपनी का शासन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको पूछेगा कि आपका इसको क्या कहते हैं, अपन 1773 के एक्ट को चालू करते हैं, ठीक है। इसी को 1773 का जो एक्ट है ना, समझना, 1773 का एक्ट है, इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग, क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। देख लेना मेरे पढ़ाने का कितना ज़बरदस्त तरीका है, उसी आधार से आप पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताऊंगा उतना पढ़ना। और आगे, आज तो मैं डेमो दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कल से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मान लो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस तिथि को या किस वर्ष जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ कलकत्ता में। तो अपन क्या करेंगे, उसमें 4 विकल्प रखेंगे, और 4 विकल्प के अलावा ABCD के अलावा 4 विकल्प भी देखेंगे, ठीक है। कोई एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक मैं रखूंगा सामने, और उसको मैं पढ़ पढ़ के आपको पूरा समझाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, उसके इतिहास समझाऊंगा। मतलब आप क्या करोगे, क्वेश्चन आप देखोगे, और उसके बाद में ABCD आप भी देखोगे, और नीचे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे उसका। मतलब आपका ABCD प्रश्न भी आपने टोटल पढ़ लिया, जितने प्रश्न हैं। विकल्प में आपने क्या किया, एक ठो में टिक मार दिया जो सही है उसको। अब उसके बाद में उसको डिफाइन करोगे कि वाकई में वो कैसे काम करता था, या वाकई में उसका मेन पृष्ठभूमि क्या था। तो इस चीज़ को अपन कहाँ पे देखेंगे, इस एक्सप्लेनेशन पे। कल से अपन इसको चालू करेंगे, इस सीरीज क्लास को पॉलिटी का अपन कल से चालू करेंगे। आज तो मैं आपको बूस्टअप कर रहा हूँ, आज तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमको कैसे स्टार्ट करना है। और चलो मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चालू करता हूँ। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो इसकी भारत में ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत, मतलब अंग्रेज़ों को लगा कि इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ले आया, क्यों लाया। देखिए समझना बात को, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट लाने का एक कारण था, जो कंपनी शासन था, कंपनी जो सरकार था, उसने यह महसूस किया कि भारत जो है सोने की चिड़िया है। किसकी, तो भारत जो है सोने की क्या है, चिड़िया है। अर्थात इसके सोने के अंडे हमको हमेशा मिलते रहेंगे, और इस चिड़िया को बस हमको जीवित रखना है। हालांकि कमज़ोर बना देंगे ताकि ये चिड़िया उड़ ना पाए, और इसके अंडे हमको मिलते रहे। अब यह महसूस कैसे हुआ कि भारत सोने की चिड़िया है, जब अंग्रेज या कंपनी शासन इंडिया आया था, तो अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। जब दोनों युद्ध को जीत लिया, तो अपने अनुकूल शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कंपनी शासन को स्थापित कर दिया। और कंपनी शासन को स्थापित करने के बाद 1764 में क्या, कौन सा युद्ध हुआ था भैया, याद करो, अभी बोला हूँ, जस्ट याद करो, बक्सर का युद्ध। पूरा कहानी बताऊंगा इसके बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में। और उससे पहले 1757 में हुआ था क्या, द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। एकदम दिमाग खोल के बैठो, कभी भूलोगे नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शाम दम डिबेट सब लगा देता हूँ। 1764 और 57 में जब युद्ध हुआ था, ये मेन जो भूमिका निभाया ना, 1764 का युद्ध मेन भूमिका निभाया। 1757 के युद्ध ने एक कहना चाहिए सीढ़ी बना दिया कि आप यहाँ पे क्या करो, शासन करो। कहाँ, तो भारत में। और भारत क्या है, तो सोने की चिड़िया। यहाँ से अपार पैसा लूटने के लिए यहाँ पे आए थे। कौन, अंग्रेज, सोने की चिड़िया को उखाड़ फेंकने के लिए, ताकि वो अपनी धन पूर्ति करे। और धन की निकासी का सिद्धांत आपको बताऊंगा, दादा भाई नौरोजी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। द ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, वो भी बताऊंगा, कैसे सोने की चिड़िया को लूट के उन लोग ले गए। ठीक है, धीरे से बताऊंगा सब। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध से इन्होंने क्या किया, देखा कि हमको भारत में कैसे यहाँ पे शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनने कंपनी शासन को बड़े रूप में स्थापित कर दिया, और कंपनी शासन जो है अपने नियम तथा कानून कायदे से चलने लगी। और इससे क्या हुआ, आशातीत अनएक्सपेक्टेड अमाउंट की अर्निंग हुई या कमाई हुई, और कर के रूप में अथाह पैसा मिलने लगा। जिस कारण से क्या हुआ, जो कर्मचारी थे,
किसके कर्मचारी? तो कंपनी शासन के कर्मचारी के मन में क्या हुआ? लालच आ गया। क्या आया? लालच। और लालच जब आता है तो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अर्थात जब 1797 में प्लासी के युद्ध जीता तो उन लोग तो ऐसे नियम कायदा बना दिए, पूरा कर लगा दिए, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी सब बताऊंगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में भारत उनके हाथ में, पूरा बंगाल उनके हाथ में कैप्चर हो गया। अब शासन कंपनी का चालू हुआ, कमाई हुआ, कर्मचारी लालची हुए और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो इनको यह एहसास हुआ, किसको? ब्रिटिश क्राउन को, यह ताज को यह एहसास हुआ कि जो कर जो है पहले 20 रुपए मिलता था वो अब कैसे 18 मिलने लगा। 18 क्यों हुआ? उसको तो 21 होना था। इस दौरान क्या हुआ? करारोपण की जो प्रणाली थी, विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम थे, विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए मीडिएटर थे, इन्होंने क्या किया? लालच के कारण भ्रष्टाचार चालू कर दिया और इसलिए ताज ने क्या किया? एक एक्ट लाया जिसको 1773 का क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। एकदम क्लियर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? अगर आपसे पूछा जाए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, आप एकदम दिमाग खोल के बता देना पब्लिक को, आप सीधा दादागिरी के साथ बताना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया क्योंकि कंपनी शासन में जब कमाई हुई तो कर्मचारियों के मन में क्या हुआ? लालच पैदा हुआ, जिससे भ्रष्टाचार आया और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास कराया गया। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी शासन जो था वो आर्थिक कमजोर होने लगा, क्योंकि पूरा कहना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट आने लगा और उस पर नियम कायदे क्या किए गए? थोप दिए गए। किस पे? कंपनी पे। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अब नियमों में बंध गया। अब देखिए क्या हुआ, इसके मेन पॉइंट्स को समझिए आप। अब भैया भ्रष्टाचार तो कंट्रोल करना है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बात कहा था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है। रेलवे में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, जब मैं रेलवे एग्जाम निकाला था ना, जब मैं दिया था, क्योंकि मेरा इच्छा रहता है कि मैं हर पेपर में बैठूं, ठीक है। तो आप क्या करो, समझो इस चीज को समझो कि क्वेश्चन कहां से पकड़ता है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया, जब इस भ्रष्टाचार को देखा तो ना केवल कंपनी के लोग भ्रष्ट हुए, बल्कि भारत के जो साहूकार थे, जो यहाँ पे माल गुजार लोग थे, जो यहाँ के बड़े संपत्तिवान लोग थे, जो राजा राठी गौड़ समुदाय के वहाँ के जो बड़े बड़े शासक थे, वो सब भ्रष्ट होने लगे। जब वो भ्रष्ट होने लगे तो कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था और कॉर्नवालिस ने इस स्थिति का आकलन करके कहा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है, तो आप क्या करना, यहां पे कॉर्नवालिस का नाम भूलना मत। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, क्या है? तो भ्रष्ट है। उन्होंने स्थिति को समझ लिया था और ऐसा स्टेटमेंट दे करके उन्होंने एक सीढ़ी तैयार कर दी कि इनको फूट डालो और शासन करो वाला सिस्टम को वो समझ गया था और इसीलिए उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया कि भाई तू मेरा शासन में अभी सहयोग कर, तू पहले 10 लेता था, मैं तुझे 30 देता हूं और तू मेरे पास आ और तेरे पड़ोसी को मारते हैं। अब पड़ोसी को मारने के बाद में उसका जो कहना चाहिए पड़ोसी कमजोर हो गया, वो क्या किया, उसके राज्य को उसको दे दिया। उसको यह लगने लगा कि राज्य मेरा हो गया, जबकि वो अप्रत्यक्ष तरीके से शासन को स्थापित कर दिया, उसको कमजोर कर दिया। जो उसका मजबूत पड़ोसी था वो कमजोर हो गया और यह सोच रहा है कि मैं अब मजबूत हो गया पड़ोसी से, जबकि वो दोनों क्षेत्र इसके कब्जे में आ गया। यह कंपनी का शासन का सिस्टम था। इन्होंने क्या किया, अब आपको देखना समझना है मेंस में कैसे लिखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझाओ, आपको क्या करना है मेंस में भी, मैं भी समझो इस चीज को, कैसे तुम मेंस में इसको एक्सपांड कर सकते हो एकदम इजीली तरीके से, ठीक है। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जो फीचर्स थे, जो विशेषताएं थी, आप उस विशेषताओं को समझाओ कि इसके क्या क्या विशेषताएं थे। समझिए एकदम इजी तरीके से, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। अब मैंने जैसे बताया कि कंपनी का क्या भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, तो इन्होंने क्या किया, इसके पहले विशेषता में अब तुम लिखना कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए यह लाया गया, नियंत्रित करने हेतु। दूसरा,
हमने देखा ना भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इन्होंने नियम कायदा ला दिया। और कहां से ऑपरेट हो रहा है भैया? तो संसद से। संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया किस पे? तो कंपनी पे। उन्होंने ये ठोक दिया था ना, ताज ने ये ठोक दिया था ऐसे ऐसे नियम। तो यहां पे लिखो आप संसदीय नियंत्रण प्रारंभ हुआ। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, आप मेन से पूरा ऐसे लिखना। अब देखो, जब संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया तो क्या हुआ? आपको ये नहीं दिख रहा है कि जो इनकी राजनीतिक शक्ति थी उसको वहां से कंट्रोल कर दिए। प्रशासन में बैठे हुए जो लोग थे, इनकी जो राजनीतिक शक्ति भारत में थी उसको क्या किया? कंट्रोल कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल करने के बाद में यहां पे आप लिखना कि पहली बार क्या हुआ था कि इस स्थिति में वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को इनके मान्यता दिए कि आप ऐसे ऐसे राजनीतिक काम करोगे और ऐसे ऐसे प्रशासनिक काम को करोगे। डिसाइड कर दिए राजनीतिक और प्रशासनिक काम को। तो यहाँ पे लिख देना पहली बार राजनीतिक प्लस प्रशासनिक जो कार्य थे उसको, प्रशासनिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। अब उन्होंने बताया कि आप इस सीमा के अंदर ही काम करेंगे जो राजनीतिक तथा प्रशासनिक सीमा के अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं, और इन्हीं कार्यों को ही मान्यता है। समझ आ रहा है? और अपने चक्षुओं को, अपनी इंद्रियों को खोल के सुनो, एकदम दिमाग लगा के सुनो। मैं ये नहीं चाहता कि मुझसे पैसा दे के पढ़ो, कल के समय मान लो मैं 5 क्लास आपके लिए चालू कर दिया, पेड कोर्स चालू कर दिया, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी एनर्जी और आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, अभी तो लोग फ्री कास्ट है करके ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस दिन पेड कोर्स चालू होगा, पूरा टीम तैयार हो रहा है, उस दिन आपको 1-1 रुपए का महत्व समझ आएगा। ठीक है, जब बाहर में 50,000 रुपए खर्चा करके पढ़ोगे ना, तब समझ आएगा दीपक सर क्या पढ़ाते थे, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे, कैसे मेहनत कराते थे। ठीक है, इसीलिए अपने समय और एनर्जी को वेस्ट ना करो, समझो। तो पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को क्या मिला? मान्यता मिला। अब एक चीज समझ आ गया मेरे को, इससे क्या हो रहा है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव हो रही है। मतलब इसके प्रशासन को संचालित करने के लिए एक सिस्टमेटिक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इसका प्रशासन का। तो यहाँ पे आप समझो, वहां से केंद्र से समझो ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पे भी सिस्टमेटिक अब नियम कायदे बनने लगे, ये भ्रष्टाचार ना कर सके। तो यहाँ पे आप लिखो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी या देखी।